हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल सीसीआई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है टीका से रिलेटेड है, तो देखते हैं टीका के बारे में हम लोग आज जानते हैं, समझते हैं। यहाँ पे एक डिटेल बताया गया है कि टीका एक जैविक मिश्रण है। जब व्यक्ति को टीका दिया जाता है तब उसके शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है। क्यों दिया जाता है आपका टीका? इसलिए कि व्यक्ति का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या है, शरीर और रोगों से लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उसकी प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाया जाता है, जिसके माध्यम से संक्रामक एजेंट के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन होता है। रोग के संपर्क में आता है तब ये संक्रामक एजेंट के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। इसके बाद क्या होता है, जिससे जब हम भविष्य में इस तरह से सूक्ष्मजीवी रोगाणु के संपर्क में आते हैं तो हमारी रक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया करती है और जल्द ही उन्हें नष्ट कर देती है। देखते हैं कि टीका क्या था। अब ये टीकाकरण क्या होता है? टीका इसलिए लगाया जाता है कि व्यक्ति की प्रतिरक्षा क्षमताएं बढ़ाई जाए, जैसे कि बाहरी कोई रोग हो उससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जाता है। टीकाकरण क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। टीकाकरण एक प्रक्रिया है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में टीकाकरण के माध्यम से व्यक्ति की प्रतिरक्षित और संक्रामक रोग के लिए प्रतिरोधी क्षमता विकसित की जाती है। टीकाकरण ऐसी चिकित्सीय अवस्था है जो कि व्यक्ति के शरीर को संक्रमण या रोग से बचाने के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण एक प्रक्रिया है जो कि आमतौर पर व्यक्ति को संक्रामक रोगों से क्या होता है कि उनकी रक्षा के लिए, उन रोगों से बचाने के लिए क्या होता है, यह प्रोसेसिंग की जाती है। टीका अगर करण हो जाता है या व्यक्ति टीका लगवा लेता है तो जो बाहरी संक्रामक रोग है उससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, बाहरी संक्रमण को आने से रोकता है। यहाँ पे है भारत में टीकाकरण के स्तर में कमी का कारण रहा है टीकाकरण के स्तर का, उसके बारे में देख लेते हैं। दूर दराज के उपकेंद्रों तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण की सेवाएं की पहुंच सुनिश्चित करने की असफलता। कुछ बच्चे एक ही या एक से अधिक टीके लेकर अगले टीके के लिए आते नहीं हैं। ऐसे भी कुछ होता है कि जैसे किसी को एक टीका लग गया है और दूसरा टीका लगवाना है तो कोई टीका नहीं लगवाता है। उससे भी क्या होता है, ये सब एक टीकाकरण के स्तर की कमी है कि जो समय समय पे टीकाकरण नहीं हो पा रहा। टीकाकरण हो पा रहा है लेकिन जो घर के जागरूक मतलब उनके पेरेंट्स हैं बच्चे के, कि वो जागरूक इतना नहीं है कि टीका लगा है तो जो उनका समय समय पे टीकाकरण भी करवाना ज़रूरी है, ऐसा वो नहीं समझते ज़रूरी। आगे देखते हैं कि टीकाकरण सेवा तक पहुंच नहीं बना पाते हैं। ऐसा भी होता है कि जो सेवा तक टीकाकरण का पहुंच नहीं हो पाता है। कुछ बच्चों के माता पिता टीकाकरण के बारे में भी नहीं जानते। कुछ बच्चे स्वास्थ्य केंद्र या आउटरीच स्थल से इतने दूर रहते हैं कि वो पूरे टीकाकरण लेने नहीं आ सकते। कुछ क्या होता है कि जहाँ टीकाकरण होता है वहाँ से लेकर उनके घर के डिस्टेंस काफ़ी दूर हो जाने की वजह से केंद्र तक नहीं पहुँच पाते हैं। कुछ सूचना नहीं पहुँचने की वजह से टीकाकरण भी नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम होते रहते हैं। कुछ बच्चों के माता पिता टीकाकरण सेवाओं के प्रति यकीन नहीं रखते हैं कि टीकाकरण से क्या होगा, जो होना होगा वो होगा ही। कभी कभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही भी टीकाकरण में कमी का एक कारण है। कभी कभी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की लापरवाही से भी क्या होता है कि टीकाकरण में उसके कमी का कारण देखा गया है। सही टाइम पे नहीं पहुंचना या टीकाकरण लग रहा है तो किसी को जागरूक नहीं करना, तो यही सब कुछ लापरवाहियाँ हैं जो कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी से होता है। आगे है कि नियमित टीकाकरण में स्वास्थ्य सेविकाओं की जिम्मेदारियां क्या क्या होनी चाहिए, उन जिम्मेदारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या कौन कौन सी जिम्मेदारी होनी चाहिए तो देख लेते हैं। स्वास्थ्य सेविका माताओं और बच्चों के टीकाकरण स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो स्वास्थ्य सेविकाएं होती हैं वो टीकाकरण के स्तर को उभारने के लिए, सुधारने के लिए और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनसे उम्मीद की जाती है कि योग्य शिशु गर्भवती महिलाओं का राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार टीकाकरण हो जाए।
उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनका निम्नानुसार यहाँ पे व्यक्त किया गया है। टीकाकरण के लिए योजना बनाना, कौन से टीके किस समय लगेंगे, कहाँ क्या ये प्लानिंग करते हैं। फिर टीकाकरण के स्थल और श्रृंखला का प्रबंधन करना, टीकाकरण जो स्थान है कहाँ कहाँ कैसे इनका ये क्या है मैनेजमेंट किया जाता है। टीकाकरण के सत्र आयोजन, किस सत्र में कितने टीके लगेंगे इनका भी आयोजन किया जाता है। रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और ड्रॉप आउट मामलों का भी पता लगाना, हर जगह का रिकॉर्ड बनाया जाता है कि कितने ड्रॉप आउट हुए कितने नहीं, हर जगह का क्या होता है एक विवरण निकाला जाता है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण क्या है। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सरकार टीकाकरण प्रतिरक्षण EPI विस्तारित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इस सन में शुरू किया गया था टीकाकरण का स्वास्थ्य के लिए, तो 1978 में। और किसके माध्यम से शुरू किया था, जो आपका कल्याण मंत्रालय है सरकार विभाग का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था, इन्होंने ही चालू किए थे। यह विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। वर्ष 1985 में टीकाकरण कार्यक्रम को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में संशोधित किया गया ताकि वर्ष 1989 में वर्ष 1990 तक देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन किया जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सरकार सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से शिशुओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं को कई प्रकार के टीका वैक्सीन प्रदान करती है। आगे है कि अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चे को दिखाया गया है कितने प्रकार से यहाँ पे टीके लग रहे हैं। 2, 2, 4, 6 टीके यहाँ पे दिखाया गया है और 2 अब गर्भावस्था में लगता है। पूरे 9 टीके मिलाकर लगते हैं। कितने? 9 टीके लगते हैं। आगे देख लेते हैं इंद्र मिशन, जो इंद्र मिशन धनुष चला था, मिशन इंद्रधनुष किस लिए चला था, तो यहाँ पे भी फिगर बना के दिखाया गया है कि साझेदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। अब जब टीकाकरण हो रहा है तो आप उसमें भी साझेदारी बनिए। बच्चे को टीकाकरण नहीं हुआ तो समय समय पर आप उनका भी टीकाकरण करवाइए। मिशन इंद्रधनुष क्या है, इसके बारे में क्या योजनाएं थी कि टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत और पुनः सक्रिय करने, तीव्र गति से सभी बच्चों को, गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने के लिए भारत सरकार दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। यह एक योजना 2014 में शुरू किया गया था। 2014 में एक योजना शुरू किया गया था। यह क्या है? मिशन इंद्रधनुष, जिससे कि सभी बच्चों को टीका करवाया जाए, कोई बच्चा छूटे ना, उनका सभी लोग का टीका सही समय पे हो जाए, गर्भवती महिलाएं भी ना छूटें और जो आपके गर्भवती महिलाओं के साथ साथ जो बच्चे हैं उनका भी टीका ना छूटे। इसके दौरान मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कि कम कवरेज वाले 2001 जिलों में शुरू हुआ था। यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए थे 7 रोगियों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व किया गया था। 7 रोगों से ये जो टीकाकरण चला था इस समय मिशन इंद्रधनुष के समय 2014 में, उस समय का क्या था कि 7 रोगों से लड़ने की प्रति क्षमताएँ बढ़ाई जा रही थी शरीर की। तो 7 रोगों से लड़ने की यहाँ पे टीकों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। कौन कौन से है? तपेदिक है, पोलियो, माइलाइटिस है, हेपेटाइटिस बी है, डिप्थीरिया है, और देख लेते हैं पर्टुसिस है, टिटनस और खसरा। यहाँ पे 7 प्रकार की आपके यहाँ पे है तपेदिक, पोलियो, माइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस और खसरा। 7 रोग यहाँ पे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके अलावा खसरा, रूबेला, रोटा वायरस, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, पोलियो के खिलाफ टीकों को शामिल करने के बाद टीकों की संख्या 12 हो गई थी। 7 के बाद फिर 12 टीके, फिर रोगों से लड़ने की क्षमताएं, जैसे 12 रोगों से लड़ने की क्षमताएं, ऐसे कुछ टीकाकरण को बढ़ा दिए गए थे। यहाँ पे है कि कुछ चुने हुए राज्यों और जिलों में अपना जापानी एन्सेफेलाइटिस और न्यूमोकोकस के भी टीके लगाए गए थे। 17 अक्टूबर में, अक्टूबर का महीना था, 2017 में हुआ था। उद्देश्य क्या था? शहरी क्षेत्रों को मुख्य लक्ष्य बनाना का उद्देश्य था, और जो उनका लक्ष्य था 2020 में पूर्व ही 2018 तक 90% का टीकाकरण पूर्ण हो चुका था। 2020 से पूर्व ही 2018 में ही इन्होंने जो इतना एक
अपनी योजना बनाई थी वो 90% तक टीकाकरण का कार्य पूर्ण हो चुका था। गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 IMAI यह पल्स पोलियो कार्यक्रम के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2019 से लेकर 20 तक ये गहन इंद्रधनुष मिशन चलाया गया था। 27 राज्यों के 272 जिलों में टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। गहन इंद्रधनुष मिशन 3.0 जो आया था 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर था जो कोविड-19 आपका महामारी के दौरान टीके में चूक हो गए थे। उस समय 2021 में गहन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण लॉन्च किया गया था। आगे देख लेते हैं कि गहन मिशन इंद्रधनुष फिर जो आपका 4.0 है यह कब आया था? तब फरवरी 2022 में प्रारंभ किया गया था। इस अभियान में 2 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण नियमित टीकाकरण की गति प्रभावित हुई। उसी अंतराल को भरने के लिए इसको लाया गया था। यहाँ पे है कि टीका वैक्सीन BCG का फिगर बना है। वैक्सीन BCG के बारे में देख लेते हैं। BCG का तात्पर्य है कि बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म है। यह एक प्रकार का वैक्सीन है। यह शिशुओं को ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस और संचारित टीबी से बचाने के लिए दिया जाता है। वैक्सीन देने का जो समय होता है BCG का टीका होता है जन्म पर या 1 वर्ष तक जितनी जल्दी संभव हो जाए उतनी जल्दी BCG का टीका दे दिया जाता है। वैक्सीन का तरीका जो है BCG को बाईं बाह के ऊपर हिस्से भी त्वचीय के माध्यम से दिया जाता है। BCG का जो टीका लगाया जाता है तो बाईं बाह पर लगाया जाता है ऊपरी हिस्से में। और यहाँ पे है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन जो है यहाँ पे दिया गया है। इसका फिगर बना है। इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे। OPV क्या है तो यहाँ पर उसका फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV का फुल फॉर्म है। आज के लिए इतना ही। और ये आप देख लीजिएगा जो BCG से टीकाकरण का यहाँ पे ये पूछता है कि BCG का जो वैक्सीन दिया जाता है किस बाहु पे दिया जाता है, किस बाह पे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा बाएं बाह पे दिया जाता है। अब BCG का फुल फॉर्म क्या? बैसिलस होता है, यहाँ पे बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होगा। तो आज के लिए इतना ही। और OPV का सेकंड पार्ट में सेकंड यूनिट में आएगा तो उसका भी हम चर्चा करेंगे और आपके सामने लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिएगा। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।